नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे माइक्रोस्कोपिक सर्किट्स के अंदर होने वाले उस अदृश्य ऊर्जा के खेल से, और फिर वहां से आगे बढ़ते हुए पहुंचेंगे सीधे उन विशाल 3 फेज पावर आर्किटेक्चर तक जो आज हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता को चला रहे हैं। सच में ये माइक्रो से मैक्रो तक का सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए इसे डीकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा आज के हमारे रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे रेजोनेंस के फिनोमेनन से, फिर देखेंगे सीरीज बनाम पैरेलल सर्किट्स, उसके बाद क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ, फिर 3 फेज की ताकत और अंत में स्टार और डेल्टा कनेक्शंस को समझेंगे। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है रेजोनेंस की घटना, यानी एनर्जी इन परफेक्ट हार्मनी। यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि रेजोनेंस या अनुनाद के लिए हमेशा 2 अलग-अलग प्रकार के एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होते हैं। होता क्या है कि ये दोनों आपस में एक परफेक्ट बैलेंस में ऊर्जा का लगातार आदान प्रदान करते हैं, और इसी कमाल के संतुलन की वजह से सिस्टम का रिस्पॉन्स अप्लाई किए गए इनपुट के बिल्कुल इन फेज आ जाता है, एकदम परफेक्ट हार्मनी। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। हजारों लाखों फ्रीक्वेंसी के एक इतने विशाल बैंड में से इंजीनियर्स आखिर किसी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को अलग कैसे कर लेते हैं? मतलब ऐसा होता कैसे है? दरअसल यहीं पर रेजोनेंस एक जादुई इंजीनियरिंग ट्रिक की तरह काम आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई रेडियो अनगिनत सिग्नल्स की भीड़ में से आपके फेवरेट स्टेशन को एकदम सलीके से ट्यून कर लेता है। अगर हम एक स्टैंडर्ड सीरीज आरएलसी सर्किट की बात करें, जिसमें एक रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है, तो रेजोनेंस तब अचीव होता है जब इस सर्किट का नेट रिएक्टेंस एकदम 0 पर आ जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है और उसके नतीजे में जो करंट बन रहा है, वो दोनों पूरी तरह से एक ही फेज में आ गए हैं। और ये चीज़ बिना किसी भारी भरकम गणित के इसके पीछे की फिजिक्स को बड़ी खूबसूरती से समझाती है। जैसे जैसे कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक दूसरे के इफेक्ट को पूरी तरह कैंसिल कर देते हैं, सर्किट का इंपीडेंस गिरकर अपने एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल पर आ जाता है। और इंपीडेंस कम होने का नतीजा क्या होता है? करंट बिल्कुल उसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर शूट अप करता है और अपने मैक्सिमम पीक तक पहुंच जाता है ना कमाल की बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, सीरीज वर्सेस पैरेलल सर्किट्स, द एक्सेप्टर एंड द रिजेक्टर। सीरीज सेटअप का ये बर्ताव देखने के बाद ये जानना और भी मजेदार हो जाता है कि अगर इन्हीं कंपोनेंट्स को पैरेलल यानी समानांतर में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। यहाँ जो एक परफेक्ट मैथमेटिकल सिमेट्री देखने को मिलती है वो सच में हैरान करने वाली है। एक तरफ सीरीज सर्किट है जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम करंट के साथ खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए इसे एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पैरेलल सर्किट है जो इसे पूरी तरह रिजेक्ट कर देता है और करंट को लगभग 0 कर देता है। इसे एंटी रेजोनेंट या रिजेक्टर सर्किट कहा जाता है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ, क्वांटिफाइंग सर्किट शार्पनेस। तो अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट समझे हैं, आइए देखते हैं कि वो इन रेजोनेंट सर्किट्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस को नापने में कैसे मदद करते हैं। अगर हम पास बैंड या बैंडविड्थ की बात करें, तो ये लोअर और अपर हाफ पावर मार्क्स के बीच की फ्रीक्वेंसी की वो खास रेंज है जहां सर्किट का करंट अविश्वसनीय रूप से स्ट्रांग बना रहता है। अब उस पास बैंड के भीतर हमारा सर्किट कितनी तेजी से और कितनी सटीकता से रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसे नापने के लिए इंजीनियर्स क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो ये इंडक्टर या कैपेसिटर में स्टोर की गई मैक्सिमम एनर्जी और रेसिस्टर के जरिए हीट के रूप में बर्बाद होने वाली एनर्जी का एक अनुपात है। यानी क्यू फैक्टर जितना ज्यादा होगा, सर्किट का रिस्पॉन्स उतना ही शार्प और बेहतरीन होगा। और सबसे मजेदार बात तो तब होती है जब रेजोनेंस की ये एकदम सटीक कंडीशंस पूरी हो जाती है। तब सारा का सारा गणित चमत्कारिक रूप से आसान हो जाता है। सर्किट पूरी तरह से रेजिस्टिव बन जाता है, इंपीडेंस सिर्फ रेजिस्टेंस के बराबर रह जाता है और हमारा सिस्टम यूनिटी पावर फैक्टर के साथ काम करने लगता है, यानी बिना किसी एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस के एकदम पीक इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी पर। खैर, सर्किट फ्रीक्वेंसी के इस माइक्रो लेवल से अब जरा बाहर निकलते हैं और पावर ग्रिड के उस विशाल मैक्रो लेवल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा और लाजमी सा सवाल खड़ा होता है। अगर एक सिंगल फेज से पावर डिलीवरी का काम हो सकता है, तो फिर एक साथ 3 फेज ले जाने के लिए पूरी की पूरी दुनिया के पावर जनरेशन सिस्टम को ही क्यों बदल दिया गया? आखिर इतनी बड़ी रीडिजाइनिंग की जरूरत क्यों पड़ी?
इसी सवाल का जवाब मिलेगा हमारे चौथे सेक्शन में, द पावर ऑफ 3 फेज स्केलिंग अप द ग्रिड। इस एक्सप्लेनर के दूसरे हाफ में हम बात करेंगे उस शानदार पॉलीफेज सिस्टम की जिसका आविष्कार 1882 में हुआ था और जिसने ग्लोबल पावर ट्रांसमिशन की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि एक साथ 3 फेज भेजने पर सिंगल फेज सिस्टम के मुकाबले 25% कम तांबे के तार की जरूरत पड़ती है। जी हां, 25% कम कॉपर। और इसके साथ ही ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मोटर्स को एकदम स्मूथ, बिना झटके वाला टॉर्क देता है और उसी सेम साइज की मशीन में बहुत ज्यादा पावर कैपेसिटी भी डिलीवर करता है। 3 फेज पावर की ये जो वेव फॉर्म्स होती है ना, इन्हें आप आधुनिक दुनिया की धड़कन कह सकते हैं। रेड, येलो और ब्लू फेज की ये लहरें एक दूसरे के पीछे ठीक 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री के गैप पर चलती हैं। और ये 120 डिग्री का सटीक अंतर ही वो वजह है जिससे ये गारंटी मिलती है कि पावर की डिलीवरी लगातार एक के बाद एक ओवरलैप करते हुए बिना 1 सेकंड रुके होती रहेगी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शंस, आर्किटेक्टिंग द फ्लो। अब इन 3 अलग अलग फेजों का असल दुनिया में इस्तेमाल कैसे किया जाए। जनरेटर को लोड से जोड़ने के लिए इंजीनियर्स 2 बहुत ही शानदार वायरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। वायरिंग के नज़रिए से देखें तो स्टार सेटअप बीच में एक कॉमन पॉइंट पर आकर मिलता है, जिससे हमें 4 वायर सिस्टम के लिए एक बहुत ही हैंडी न्यूट्रल लाइन मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ डेल्टा सेटअप फेजों को एंड टू एंड जोड़कर एक लगातार चलने वाला बंद त्रिकोणीय लूप यानी ट्रायंगल बना देता है। और असली इंजीनियरिंग जीनियस तो इसके पीछे के मैथ्स में छिपा है। स्टार कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है कि वो लाइन वोल्टेज को √3 से मल्टीप्लाई करके बढ़ा देता है, जबकि डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन लाइन वोल्टेज को तो उतना ही रखता है, लेकिन उसी √3 वाले मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करके सीधे लाइन करंट को बूस्ट कर देता है। मतलब ज़रूरत के हिसाब से आप इन्वर्स मैथमेटिक्स का ये बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। एक बैलेंस स्टार सिस्टम के वेक्टर्स को देखने पर समझ आता है कि अगर तीनों फेजों पर इलेक्ट्रिकल लोड बिल्कुल बराबर हो, यानी सिस्टम परफेक्टली बैलेंस्ड हो, तो न्यूट्रल लाइन से वापस आने वाला करंट एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देता है और रिजल्टेंट करंट एकदम 0 हो जाता है। परफेक्ट बैलेंस। सच में ये सोचना ही कितना विस्मयकारी है कि भौतिकी के ये छिपे हुए सिद्धांत, चाहे वो किसी छोटे से सर्किट में सटीक फ्रीक्वेंसी चुनना हो या फिर विशाल ग्रिड के जरिए पूरे शहर में पावर बांटना हो, ये सब मिलकर कितनी खामोशी से उस ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं जो आज हमारी जिंदगी का हर एक हिस्सा चला रही है। अब जाते जाते जरा सोचिएगा, रेजोनेंस और पॉलीफेज ज्योमेट्री की इस गहरी समझ के साथ क्या आने वाले कल में हम पावर टेक्नोलॉजी का एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी रूप देख सकते हैं? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।